नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन। 52 में क्या बोला है बेटा कि एक पॉइंट जो है लोकेटेड है रिम ऑफ ए व्हील, है ना, और रेडियस वगैरह दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये एक डायग्राम बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और ये एक सरफेस भी बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में ना। तो एक तो रेडियस दे दिया है और रेडियस की वैल्यू 0.5 दे दिया, ठीक है। अब ये रोल करता है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। विदाउट स्लिपिंग का मतलब कांटेक्ट पॉइंट पे, है ना, जहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट का यहाँ पे। तो यहाँ पे नो स्लिपिंग हो रही है। नो स्लिपिंग का मतलब, नो स्लिपिंग कब होगी सोचो आप। तो नो स्लिपिंग तभी होगी जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, आपको पता होना चाहिए कि स्लिपिंग कब नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो दो सरफेस है, मान लो दोनों सरफेस का स्पीड अगर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे पे स्लिप नहीं करेगा। अगर दोनों का स्पीड अलग अलग आ जाए, तो कोई एक तेजी से चल रहा है, कोई एक धीरे धीरे चल रहा है, तो स्लिपिंग तो होगी ही होगी। तो ये आपको समझना है, रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाए कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। और ऐसा तभी होगा, ऐसा तभी पॉसिबल होगा। अब देखिए, रिलेटिव स्पीड जीरो का मतलब अब नीचे वाला जो पॉइंट है, ग्राउंड वाला जो पॉइंट है, इसकी स्पीड जीरो है। तो नीचे वाला का स्पीड जीरो है, तो ऊपर वाला का भी स्पीड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड तो रेस्ट पे है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो पार्टिकल है पेरीफेरी पे, है ना, सर्कल पे, उसका स्पीड यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब, अब तो देखो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगा। एक तो बोला है क्वेश्चन में क्या कि ये एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये अटेंड किया होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इसके पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है एक तो, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड दे दी है कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कर रहा है, ये इस तरीके से घूमता हुआ भी जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सिर्फ इसके पास लीनियर स्पीड होगा तो यहाँ का स्लिपिंग होगा ही होगा फिर, क्योंकि फिर नीचे वाले पॉइंट का स्पीड कितनी आ जाएगी, वी आ जाएगी। तो अगर इसे मैं इस तरीके से घुमाता हूँ, तो अब देखो क्या होगा नीचे वाले पॉइंट पे। नीचे वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, तो एक तो ट्रांसलेशन की वजह से एक स्पीड तो आ ही रही है ना। तो ट्रांसलेशन हो गया, प्लस रोटेशन की वजह से आपको पता है हर एक पॉइंट की स्पीड क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। तो ट्रांसलेशन तो होता ही है, ट्रांसलेशन तो होगा ही, कोई भी पॉइंट ले लो, ट्रांसलेशन तो होगा ही। ट्रांसलेशन के साथ साथ कोई भी अंदर का भी पॉइंट ले लो, ट्रांसलेशन का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होने वाला। ट्रांसलेशन के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी, एंड डायरेक्शन किधर होगा, राइट वर्ड। तो कोई भी पॉइंट ले लो, एक ट्रांसलेशनल स्पीड होगा एंड दूसरा क्या होगा, रोटेशनल। रोटेशन में तो भाई टेंजेंट के लो, हाँ। और रोटेशन में आपको पता है कि रोटेशन में आपने पढ़ा है कि क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। तो सेंटर से जितनी दूर पे होगा, ठीक है, उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो पेरीफेरी वाले पे अगर हम फोकस करें सिर्फ, है ना, और पेरीफेरी वाले पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वी इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो नेट स्पीड इस पॉइंट का कहीं ना कहीं इधर होगा। तो इस तरीके से आपको निकालने आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, एक तो वी होगा ट्रांसलेशन के कारण, और एक क्या होगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा रोटेशन के कारण, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आर ओमेगा इधर होगा और ये क्या होगा, वी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आर ओमेगा ऊपर होगा और ये क्या होगा, वी होगा। यहाँ पे बेटा किधर होगा, तो टेंजेंट कह लोगे ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इधर, यहाँ पे पीछे होगा, ऊपर वाले पॉइंट है ना। वी इक्वल टू आर ओमेगा ऊपर होगा, और जबकि ट्रांसलेशन के कारण सबका आगे, तो ट्रांसलेशन के कारण आगे,
तब आप यहाँ पे सोच के बताओ इन सारे में, यहाँ पे जीरो की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, है ना। जब जीरो कब हो जाए, जब v इक्वल टू क्या हो जाए, ये वाला लीनियर वाला जो है एंड रोटेशन के कारण जो हो रहा है वो दोनों सेम हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, नेट स्पीड इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है यहाँ पे प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ये आपको याद होना चाहिए। ग्राउंड जब रेस्ट पे है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, द मॉडुलस ऑफ द एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। पॉइंट ए का मतलब ऑफ पॉइंट ए का मतलब कौन सा पॉइंट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मेंशन तो नहीं किया, पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द रिम। अच्छा, एक कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया, तो कोई एक जनरल पॉइंट ले लो, कंसीडर कर लो, है ना। कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, इसका एक्सेलरेशन बोला है, तो एक्सेलरेशन बोला है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालोगे, है ना। या एक्सेलरेशन बोला है तो जब कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम लोग क्या निकालेंगे, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम कौन सा होगा, तो क्या सेंटर इनर्शियल फ्रेम होगा। तो देख लो सेंटर जो है, सेंटर कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर के पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो सेंटर पे अगर बैठ के देखें हम, तो सेंटर पे जो बैठ के एक्सेलरेशन मेजर करेंगे पेरिफेरल पॉइंट का, और जो ग्राउंड पे बैठ के मेजर करेंगे, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो कहीं पे भी बैठ के आप निकालो, है ना। तो सेंटर पे बैठ के ऑब्जर्व करना थोड़ा आसान होगा, क्यों, क्योंकि एक तो इनर्शियल फ्रेम है ही। इनर्शियल फ्रेम का मतलब आपको क्या लगता है, इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ग्राउंड के साथ या तो रेस्ट करे या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन को ऑब्जर्व करना कब आसान होगा, जब यहाँ पे अगर बैठ के देखें, सेंटर पे बैठ के देखें, तो हर एक पार्टिकल अब सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। और आप जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, सेंटर की तरफ होगा। तो कहीं पर भी पार्टिकल होगा, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्शन की बात, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ओमेगा किसके रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा सेंटर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो आपको तो पता है ऑलरेडी कि ये ओमेगा से घूम रहा है ना। ओमेगा से यहाँ पे तो हमने माना ही था, है ना, कि ओमेगा से ये घूम रहा है। तो ओमेगा से आप फिर से सवाल उठता है, ओमेगा से किसके रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो आंसर इज सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो ये ऑलरेडी सेंटर के रेस्पेक्ट में ही है, और आर तो आपको पता है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है क्या, ओमेगा तो आप निकाल ही सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल लो, ओमेगा डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो ओमेगा से क्या कर लो, वी स्क्वायर बाई आर कर लो। वी की वैल्यू दिया हुआ है, वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 2। एंड ये यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर की कैटेगरी में आता है। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन किस कैटेगरी में आता है, लीनियर और रेडियल, है ना, या सेंट्रल एक्सीलरेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बहुत ही सिंपल था, मॉडुलस निकालना था एंड डायरेक्शन बताना था, तो वो तो आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अब आती है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पॉइंट ए। तो अब पॉइंट ए है ना, बिटवीन द टू सक्सेसिव मोमेंट एट विच इट टचेज द सरफेस। अच्छा, जब ये सरफेस पे टच करता है तब कोई भी पॉइंट ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी पॉइंट ए आप ले लो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी ऐसे पॉइंट आप ले सकते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ या तो ऊपर वाला ले लो, या तो नीचे वाला ले लो, या तो यहाँ पर ले लो। मतलब वो, उससे आपको क्या होगा, थोड़ा क्लियरिटी आएगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी पॉइंट आप लेके कर सकते हो इन जनरल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाला पॉइंट को लेके करता हूँ, ठीक है। तो अब सोचो, आपसे क्या पूछा है कि कोई भी पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सोचो ये घूमता हुआ आगे जा रहा है ना, घूमता हुआ आगे जा रहा है। तो अगर मैं बॉटम वाले पॉइंट की बात करूँ, तो जब ये आधा चक्कर कंप्लीट करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आया होगा। तो आधा चक्कर कंप्लीट करेगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया होगा। तो ये वाला पॉइंट पहुँच गया कहाँ, यहाँ पे।
तो पाथ कैसा होगा, कुछ ना कुछ कर्व होगा, है ना, पाथ कुछ ना कुछ कर्व होगा। ठीक है, और फिर बॉटम पे आ गया ये पॉइंट ए जो है, ठीक है, तो कर्व कर्व ये कुछ इस तरह से होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड, है ना, साइक्लॉइड बोलते हैं। ये जो कर्व ऑप्टेंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CCLOID, साइक्लॉइड बोलते हैं, साइक्लॉइड शेप होता है ये। ठीक है, तो अब निकाला जाए कैसे भाई, ये डिस्टेंस आपको टोटल निकालना है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो कोई बात नहीं था, डिस्प्लेसमेंट तो सर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा सिंपली, तो यहाँ से यहाँ तक तो सिंपली कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि एक चक्कर लगा के ये पॉइंट यहाँ पहुँचा है ना, तो इसका मतलब आप रिंग को काट दो, यहाँ से कट कर दो और इसको पूरा बिछा दो, पूरा बिछा दो तो ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। बट डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले आता है क्या, कि स्पीड क्या है इसका, कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, सिंपली अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, इस कर्व पाथ के अलॉन्ग S=VT करके निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओगे तो, है ना, तो अगर v कांस्टेंट है तो S=VT करके निकाल लेंगे। अगर v कांस्टेंट नहीं है तब वो डिपेंड करता है कि इसके अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो एक तो वो सब भी होता है, या मतलब एक तो हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वगैरह निकाल कर चेक करो कांस्टेंट आता है या नहीं, या डायरेक्टली आप क्या कर लो, किसी छोटे से सेक्शन का ds निकाल लो, है ना, तो किसी छोटे से सेक्शन का ds कैसे निकालोगे, तो वहाँ का स्पीड चाहिए उस इंस्टेंट का, और उस ड्यूरेशन में जितना भी स्मॉल टाइम के लिए चला दो उसको, और उसके बाद आप क्या कर लो, पूरी ड्यूरेशन के लिए इंटीग्रेट कर लो। हम लोग वही करने वाले हैं, है ना, किसी जनरल इंस्टेंट पे क्या करने वाले हैं हम लोग, किसी जनरल टाइम टी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड निकालने वाले हैं, है ना, और इनिशियली हम लोग मार्क क्या करेंगे 0 पे, एंड फाइनल जब यहाँ पे आएगा तो उसको मार्क क्या करेंगे S पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एंड राइट हैंड साइड फाइनली हमको मेनली इंटीग्रेशन ऑफ VDT निकालना है, और ऐसा हम बहुत बार हम लोग निकाल चुके हैं कर्व पाथ में, है ना, तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। बस इससे पहले जब भी करते थे हम लोग तो उसमें जनरली क्या होता था, V का रिलेशन पता हो जाता था, ठीक है, बट यहाँ पे V आपको खुद निकालना है सबसे पहले, तो यही सबसे बड़ा टास्क है इसमें, V आपने निकाल लिया तो काम बन जाएगा। अब V कैसे निकाला जाए, किसी भी V क्या है, टोटल स्पीड, ये ध्यान रखिएगा, है ना, उस पॉइंट का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, तो जैसे कि अब सर्कल से ही बना के थोड़ा पता चलेगा, ठीक है, मतलब ये हो गया व्हील, हो गया व्हील का कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो कि यहाँ से पहले ये पॉइंट यहाँ था फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इनिशियल स्पीड किधर होगी, मान लो इसका स्पीड तो इनिशियल 0 है ना, क्योंकि ये v इधर की तरफ और ये आर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, दोनों सेम ही है, v है, तो मैं v लेके चल रहा हूँ ताकि वेरिएबल ज़्यादा डील नहीं करना पड़े। तो इनिशियल ये स्पीड तो इसका 0 था, बट ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस क्या है, रेस्ट पे है ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ये व्हील आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट खिसक के कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अगर आपको स्पीड बताना है तो यहाँ पर का स्पीड कितना होगा इसका, एक तो लीनियर स्पीड हो जाएगा v, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, रोटेशन के कारण, और ये भी क्या होगा v ओमेगा आर, क्योंकि v=r ओमेगा, आप कंडीशन निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो मैग्नीट्यूड उसका v ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये कितना एंगल बनाया, मान लो पहले यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन, तो ये कुछ ना कुछ एंगल रोटेट किया होगा, मान लो कि ये थीटा एंगल रोटेट किया होगा, मुझे फाइनल स्पीड पता करना है, ठीक है, तो नेट स्पीड कितना है, इसके पास 2 स्पीड है, तो आप बताओ नेट स्पीड कितना, तो वेक्टर का यूज करो, तो आप सोचो कि 2 वेक्टर है आपके पास, एक तो ये वेक्टर हो गया सिंगल वेक्टर, और एक ये वेक्टर हो गया, है ना, तो 2 वेक्टर अगर पता है और दोनों के बीच का अगर एंगल पता है, तो आप जानते हो कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल होता है तो दोनों का एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है ना, 2b cos थीटा, 2b cos थीटा, ठीक है, ये आपको सॉरी 2b cos θ/2, है ना, ये आपको पता है ना, दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जैसे कि आपने ये याद रखा होगा कि अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 2s cos θ/2, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, डायरेक्टली 2a sin θ/2। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, नहीं तो आप निकालो फॉर्मूला लगाओ, √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos θ करो, सिंप्लीफाई करो, मैं उतना नहीं करने जा रहा है ना,
तो एक तो मुझे दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको पता है कि दोनों का टेल कॉमन होना चाहिए। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये वाला है ना। स्मॉलेस्ट एंगल जो है, एक तो ये वाला एंगल है, ये वाला लार्जेस्ट है, ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा, सिंपल है। मतलब थीटा भी पता चल गया, थीटा। और इसी को हम लोग बोलते हैं फाई। यहाँ पे फाई, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5/2 हो जाएगा, 2b cos 5/2, क्योंकि थीटा से मैंने ये वाला डिनोट किया। तो कितना आ जाएगा ये? टोटल वी, वी नेट, टोटल स्पीड, टोटल नेट स्पीड जो है, नेट स्पीड पॉइंट का कितना आ जाएगा? तो 2b, आप ये रखोगे कॉस 180 माइनस थीटा अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2b अलग अलग कर दो तो 90 माइनस थीटा/2, तो साइन थीटा/2 हो जाएगा। तो ये देख लो, ये नेट स्पीड है, नेट स्पीड। अच्छा, नेट स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज ऑब्वियसली वेरिएबल है, थीटा इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट स्पीड इंक्रीज करता जाएगा। कब तक इंक्रीज करेगा? तो साइन कब तक इंक्रीज करता है? तो साइन में पता है आपको, 0 से 90 तक साइन क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो ये 90 कब होगा? मतलब पाई तक। तो 0 से पाई, पाई का मतलब ये जब टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा, मतलब ये पॉइंट जब टॉप पॉइंट पे ऐसे पहुंच जाएगा, तो जो पहले ऐसे था, अब ये पहुंच गया ऐसे, तो कितना एंगल कवर कर लिया? टोटल पाई एंगल कवर कर लिया, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहीं पे ये टोटल कितना एंगल कवर कर लेगा? 90 डिग्री एंगल कवर कर लेगा, 0 से, है ना, यहाँ पे। तो पाई, और उसके बाद स्पीड फिर धीरे धीरे क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड फिर घटने लगेगा, है ना, क्योंकि 90 से लेके फिर साइन क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है 90 के बाद से, ठीक है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, स्पीड पहले घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब स्पीड इज वेरिएबल है यहाँ। तो खैर, मुझे तो क्या करना है, अब तो सिंपल वी तो निकल ही गया ना, अब तो कुछ है नहीं, वी निकल गया, यहाँ पर रख लो। तो इधर वाला तो पार्ट मुझे पता ही है ऐसे, तो ये आ गया कितना? 2b साइन थीटा/2 इंटू डी टी। अब डी टी पता होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग आ गया, अब डी टी कहाँ से निकाले यार, है ना। तो ये देखिए, यहाँ से थीटा का रिलेशन, यहाँ से देखो बेटा, रियलिटी में ये रियलिटी में रोटेट भी कर रहा है ना ओमेगा से, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो तुम यहाँ से देखो कि ये अगर यहाँ से मैं कुछ लाइन और ड्रा करना चाहता हूँ, देख लो। अगर तुम यहाँ से बात करो कि जब ये नेट स्पीड 0 था इसको, या जब यहाँ पे था, तो ये वाला लाइन रियलिटी में सोचो, एक तो तुम ये वाला लाइन भी ले सकते हो, ये वाला लाइन को पकड़ लो, है ना, रोटेशन के कारण जो स्पीड है, एक तो लीनियर भी है इधर की तरफ, है ना। मैं सिर्फ ये वाला लाइन को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यही लाइन कितना एंगल से घूम गया? थीटा एंगल से। तो ये एंगल जब थीटा एंगल से घूमेगा ना, तो रियलिटी में तुम सोचो, ये वाला एंगल भी इसके साथ कनेक्टेड ही है दोनों, मतलब ये एल शेप हो गया, देख लो, ये एल शेप है। तो ये जितना ऐसे घूमेगा ना, ये अगर थीटा से घूमा ये लाइन, तो ये भी थीटा से घूमेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप जानते हो, सर्कुलर का कंसेप्ट लगा लो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ डी टी निकालना था, तो यहाँ पे सिंपली डिफरेंशिएट कर लो, तो डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा डी टी। हालांकि लिखोगे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा इंटू 1, तो फाइनल वही आएगा, डी टी को फिर वापस उधर भेजोगे। अब तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे डी टी की वैल्यू रख लो, तो इंटीग्रेशन कितना आ गया? 2b साइन थीटा/2, एंड डी टी की वैल्यू कितना रखोगे बेटा? डी टी की वैल्यू डी थीटा/ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया v और r। अच्छा देखो, v इक्वल टू आर ओमेगा आपको ऑलरेडी पता है, तो v अपॉन ओमेगा को क्या लिखोगे आप? r लिख लोगे। तो ये 2r कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, और ये आ गया कितना? इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस थीटा, और थीटा के अंदर जो भी कॉफिशिएंट है उससे तुम डिवाइड भी करोगे, तो डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा आगे। फिर यहाँ लिमिट रखोगे, लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे? अब सोचो लिमिट रखना है तुम्हें, तो तुम आप पता कर लो। इनिशियली यहाँ पर तो इधर है, ये एंगल कितना, ये जो लाइन है कितना एंगल रोटेट किया? यहाँ तक 90 रोटेट कर लिया, यहाँ तक 180, ठीक है। फिर ये अभी नीचे भी आएगा ना, फिर अभी नीचे भी आएगा ना, मतलब यहाँ नीचे आएगा, यहाँ तक तो पहुँच गया, उसके बाद तो नीचे आएगा ना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो टोटल कितना एंगल कवर करेगा? टोटल 2 पाई कवर करेगा। तो यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे? 0 से लेकर 2 पाई, बाकी अब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। 4r हो गया, यहाँ पर रखोगे 2 पाई, तो कॉस पाई, कॉस पाई इज -1,
यहाँ पे जीरो रखो कॉस जीरो वन, तो माइनस माइनस वन, तो ये माइनस माइनस टू हो गया, तो ये हो गया टोटल कितना 8 आर। आर की वैल्यू गिवन है 0.5,